तो स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम करेंगे पाइथन का क्विक ट्यूटोरियल जिसमें सारे मेन और बेसिक जो पाइथन के कॉन्सेप्ट्स है वो आपको क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए जाते हैं हम पाइथन की वेबसाइट पे। उसके अंदर डाउनलोड्स के अंदर ऑल रिलीजेस के अंदर जाएंगे और नीचे जाकर हम कोई वर्जन सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ पाइथन 3.7.8। इस पे क्लिक करके नीचे जाकर एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर पे क्लिक करते ही हमारी जो पाइथन है आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगी। आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। लेकिन हम इसके साथ आईडीई यूज करेंगे वो होगा पाइचाम। लेकिन मैं उससे पहले आपको बता दूंगा आप बिना पाइचाम के भी इस पाइथन को यूज कर सकते हैं। नीचे सर्च कीजिए आईडीएलई, आइडल ऐप ओपन करिए। तो आप यहाँ पर सीधा ही इंटरेक्टिव शेल में भी इसको एज अ कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं, या फिर इसमें आप कोई सीधी कमांड भी दे सकते हैं प्रिंट, और एंटर दबाकर ये रन हो जाएगा। या फिर आप फाइल में स्क्रिप्ट लिखकर उसको रन भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट, उसके अंदर हेलो, और मैं रन करूंगा इसको। रन करने से पहले सेव करना पड़ता है, तो मैं इसको सेव करूंगा कोई भी नाम रखकर यहाँ पे, और सेव करते ही ये रन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आउटपुट आ रहा है हेलो। लेकिन हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे पाईचाम जो मैं अभी डाउनलोड करने जा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ जाकर सर्च कीजिए पाईचाम कम्युनिटी एडिशन, और इसको डाउनलोड करने के लिए पहले ही लिंक पर जाकर jetbrains.com पे पहले ही लिंक पर जाकर यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, प्रोफेशनल एडिशन और कम्युनिटी एडिशन। हम कम्युनिटी एडिशन डाउनलोड करेंगे क्योंकि ये फ्रीली अवेलेबल है। तो ये डाउनलोड हो जाएगा, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। और इंस्टॉल करने के बाद आपके पास कुछ ऐसी विंडो आ जाएगी। आप यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट कीजिए। इस प्रोजेक्ट का आप कोई भी नाम रख सकते हैं यहाँ पे। हाँ, ये देखिए कोई भी नाम रख दीजिए। यहाँ पे मैं यहाँ पे रख रहा हूँ पाइथन ट्यूटोरियल, और नीचे प्रोजेक्ट इंटरप्रेटर में जाकर आप यहाँ न्यू एनवायरनमेंट यूजिंग वर्चुअल एनवायरनमेंट ही सिलेक्ट कीजिए और क्रिएट पर क्लिक कर दीजिए, और इससे आपका प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। और प्रोजेक्ट क्रिएट होते ही हम न्यू फाइल ऐड करेंगे, पाइथन फाइल। पहले पाइथन ट्यूटोरियल सिलेक्ट करेंगे और फिर फाइल, न्यू पाइथन फाइल। ठीक है। तो इसके अंदर हम अपना पहला जो प्रोग्राम है वो लिख सकते हैं। अगर आपने पहले सी या सी प्लस प्लस कोई लैंग्वेज की है तो उसमें आपको प्रिंट कराने के लिए ही पहले इंक्लूड करनी पड़ती थी लाइब्रेरीज, फिर वॉइड मेन फंक्शन के अंदर प्रिंट करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पाइथन में सीधा ही हम प्रिंट कमांड देंगे, प्रिंट, और कॉमास के अंदर जो भी हमने प्रिंट कराना होगा वो उसमें स्ट्रिंग दे देंगे। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ हेलो वर्ल्ड, प्लीज सब्सक्राइब ग्रैब द पाई, जो हमारा चैनल है, प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं इसको रन करूंगा। तो ये देखिए रन करते ही नीचे जो भी कॉमास के अंदर स्ट्रिंग थी वो यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। आप यहाँ डबल कॉमास की जगह पर सिंगल कॉमास भी यूज कर सकते हैं पाइथन में। आप दोनों सिंगल कॉमास भी यूज कर सकते हैं। तो रन करते ही ये देखिए जो भी उसमें कॉमास के अंदर स्ट्रिंग थी वो यहाँ पे आ रही है। तो अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ी सी कंकैटिनेशन के बारे में। जैसे मैंने ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके अंदर मैंने स्ट्रिंग दे दी हेलो, ए इज इक्वल टू कॉमास के अंदर हेलो जो स्ट्रिंग है हमारी, दो स्ट्रिंग्स दे दी हेलो और वर्ल्ड। अब मैं दोनों का एडिशन जब प्रिंट करवाऊंगा ए प्लस बी, तो ये कंकैटिनेट होकर प्रिंट हो जाएगा, यानी कि एक स्ट्रिंग के बाद दूसरी अटैच होकर प्रिंट हो जाएगी। मैं इसको थर्ड वेरिएबल में भी डाल सकता हूँ इनके एडिशन को, और थर्ड वेरिएबल प्रिंट कराऊंगा सीधा ही। तो इसके अंदर ए और बी कंकैटिनेट होकर प्रिंट हो जाएंगे क्योंकि वो स्ट्रिंग्स थी। एक स्ट्रिंग के आगे दूसरी स्ट्रिंग कंकैटिनेट होकर प्रिंट हो गई। अगर हम, ये तो स्ट्रिंग्स थी, हम इसकी जगह पे कोई इंटीजर वैल्यू देंगे अगर ए और बी को। ये देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे दी, बी की वैल्यू दी मैंने 10 और ए की वैल्यू दी 20। तो अब इसको मैं रन करूंगा तो आंसर आएगा उसका एडिशन, क्योंकि हमने देखिए उसने अपने आप डिसाइड कर लिया कि जो ए और बी की वैल्यू है वो इंटीजर है। लेकिन अगर सी लैंग्वेज होती तो हमें बताना पड़ता कि ये इंटीजर है या फ्लोट है, उसके अगर फ्लोट या इंट लिख कर। लेकिन पाइथन ने खुद डिसाइड कर लिया कि वो इंटीजर है तो उसको ऐड करना है, कंकैटिनेट नहीं करना। जब हमने स्ट्रिंग दी थी वो कंकैटिनेट हो गई थी। तो अब हम यूजर से इनपुट लेंगे। यूजर में इनपुट के लिए ए इज इक्वल टू इनपुट, जो भी हम इनपुट देंगे वो ए में असाइन हो जाएगी, ए नाम के वेरिएबल में। ये देखिए इनपुट, और उसके अंदर जो भी कॉमास में लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन में, और उसके आगे हम अपनी इनपुट दे सकते हैं। ऐसे ही ए और बी को इनपुट कराएंगे, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और प्रिंट करा देंगे।
तो रन किया इसको, तो वैल्यू दी मैंने, वैल्यू ऑफ ए 10, वैल्यू ऑफ बी 20। तो आप गैस कीजिए क्या आंसर होने वाला है यहाँ पे। आपको लग रहा होगा कि 30 होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे आ रहा है 10 20। ये देखिए ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब हम यूजर से इनपुट लेते हैं तो हमें अपने खुद बताना पड़ेगा कि इंटीजर वैल्यू है, नहीं तो वो उसको एज अ स्ट्रिंग कंसीडर कर लेगा और वो एडिशन करने के बजाय कंकैटिनेट कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे इनपुट लेते हुए यूजर से इनपुट जब लेंगे तब बताना पड़ेगा कि ये इंटीजर वैल्यू है। तो इसके लिए इंट के अंदर ही हम इनपुट लेंगे। ये देखिए बाहर इंट लिख देंगे और इनपुट जो है वो ब्रैकेट्स के अंदर। तो ठीक है, अब हम इसको रन करेंगे। अब वैल्यूज देंगे 10 और 20, 10 और 20 देंगे। अब ये देखिए आंसर 30 आ रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एडिशन कर चुके हैं, एडिशन का प्रोग्राम सिंपल सा कर चुके हैं। तो हम बाकी ऑपरेटर्स भी यहाँ पे कर लेंगे। हम यूजर से दो इनपुट लेंगे ए और बी, उसका सम कराएंगे। देखिए सम नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर उसकी एडिशन असाइन होगी। सम नाम का वेरिएबल है, देखिए अंडरस्कोर सम अंडरस्कोर इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि सम नाम के वेरिएबल में उसकी एडिशन असाइन होगी। और दूसरा वेरिएबल हम बनाएंगे सब्सट्रैक्शन के लिए, सब इज इक्वल टू ए माइनस बी, प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए स्टार बी यानी कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इज इक्वल टू ए स्लैश बी। अब हम प्रिंट करा देंगे। प्रिंट, देखिए कॉमास के अंदर जो भी हमने एज इट इज प्रिंट कराना है, सम ऑफ ए एंड बी। और किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराने के लिए, ये देखिए सम नाम का वेरिएबल, उसकी वैल्यू प्रिंट करानी है तो कॉमा डालकर उस वेरिएबल का नाम लिख दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, ऐसे सम ऑफ ए एंड बी और सम की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ऐसे हम सब्सट्रैक्शन, प्रोडक्ट और डिवीजन की भी प्रिंट कराएंगे। तो ये देखिए मैंने इसको रन किया। अब वैल्यू ऑफ ए हमने दी 10, वैल्यू ऑफ बी हम दे देते हैं 3, 2 देते थे, चलो 3 या कुछ भी। ये देखिए सम ऑफ ए एंड बी आ रहा है यहाँ पे 13, सब्ट्रैक्शन आ रहा है 7, प्रोडक्ट आ रहा है 30, और डिवीजन देखिए फ्लोट में आ रही है वैल्यू 3.33 का, काफ़ी सारे डेसिमल पॉइंट है यहाँ पे। तो अब हम दो ऑपरेटर्स और होते हैं यहाँ पे, वो होते हैं रिमाइंडर। जो डिवीजन के बाद रिमाइंडर बचता है उसको गेट करने के लिए ए परसेंटेज का साइन और बी, इस वे रिमाइंडर के अंदर हमने सेव कर लिया, यानी कि असाइन कर दिया रिमाइंडर के अंदर। उसका रिमाइंडर जो बचेगा ए और बी को डिवाइड करने के बाद परसेंटेज साइन यूज होगा। और दूसरा जो ऑपरेटर है वो है फ्लोट डिवीजन, उसके लिए एफ डिव इज इक्वल टू ए डबल स्लैश बी। फ्लोट डिवीजन मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे आउटपुट से बताऊंगा कि फ्लोट डिवीजन क्या करता है। तो पहले इसको प्रिंट करा देते हैं, रिमाइंडर और फ्लोट डिवीजन को। ये देखिए यहाँ पे मैं फ्लोट डिवीजन लिख दूंगा और यहाँ पे रिमाइंडर लिख दूंगा, रिमाइंडर ऑफ डिवीजन ऑफ ए एंड बी। तो अब इसको रन करूंगा। तो रन करने के बाद मैं वैल्यूज दे रहा हूँ 10 और 3। तो ये देखिए सम आ रहा है, सब्सट्रैक्शन आ रही है, प्रोडक्ट आ रहा है, डिवीजन। लेकिन ये रिमाइंडर और फ्लोट डिवीजन की वैल्यूज गलत आ रही हैं, हमने शायद कुछ गलती की है ऊपर। हाँ, हमने जब प्रिंट कराने के समय जो वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी थी वो तो रिमाइंडर की करानी थी, हमने सारे डिवीजन का ही यूज़ किया। यहाँ पे हम रिमाइंडर लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे एफ डिव यानी कि फ्लोट डिवीजन, जो हमने डबल स्लैश से की थी। तो इसको रन करेंगे। अब दोबारा से वैल्यूज देंगे इसको 10 और 3। अब देखिए सम आ रहा है, सम ऑफ ए एंड बी, सब्ट्रैक्शन आ रही है, प्रोडक्ट आ रहा है, डिवीजन आ रही है, और रिमाइंडर देखिए 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 ही बचेगा ना। 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। और जो फ्लोट डिवीजन है नीचे, ये जो फ्लोट डिवीजन है वो मैं आपको बताता हूँ कि जब हम डिवीजन करते हैं, ये देखिए हमने ऊपर डिवीजन की तो आंसर 3.33 था, यानी कि डेसिमल के बाद जो भी था वो फ्लोट डिवीजन में निगलेक्ट हो जाता है, और सिर्फ जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है पॉइंट से पहले सिर्फ वही आंसर आता है। अगर यहाँ पे 3.999 भी होता तो आंसर हमेशा सिर्फ 3 ही आता। ठीक है, यानी कि जो भी डेसिमल के आगे होगा वो उसको हटा देगा, चाहे 3.99 ही क्यों ना हो। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ और ऑपरेटर्स बताऊंगा, रिलेशनल ऑपरेटर्स या कंपैरिजन ऑपरेटर। मैंने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए और मैं आपको बताता हूँ ए डबल इक्वल टू बी। ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, ये ए और बी को कंपेयर करता है। ए और बी स्ट्रिंग भी हो सकती है और इंटीजर भी हो सकती है, और ये रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स। हम ट्रू या फॉल्स को सी में असाइन करेंगे, यानी कि अगर वो कंपेयर करेगा ए और बी को, अगर वो सेम होंगे तो वो रिटर्न करेगा ट्रू सी के अंदर, अगर नहीं सेम हुए तो फॉल्स। तो हम इसको प्रिंट कराएंगे सी को, अगर ए और बी सेम होंगे तो ट्रू होगा, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है इसलिए यहाँ पे देखिए फॉल्स आ रहा है रन करने के बाद। अब हम इन दोनों को सेम कर देंगे, तो रन करने के बाद यहाँ पे ट्रू आएगा। ये देखिए यहाँ पे ट्रू आ रहा है,
ए और बी को कंपेयर किया डबल इक्वल टू ने, और रिटर्न किया ट्रू या फॉल्स। अब हम यहाँ पे और कुछ कंपैरिजन रिलेशनल ऑपरेटर यूज करेंगे, जैसे ए ग्रेटर देन बी, ये ट्रू है और सी के अंदर ट्रू वैल्यू सेव हो जाएगी, और आंसर जो हमारा प्रिंट हो रहा है वो ट्रू है। अब इसको लेस देन करेंगे तो फॉल्स है ये, इसलिए आंसर फॉल्स प्रिंट होगा। ए ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन इक्वल टू बी, यस ये ट्रू है। अब हम ए नॉट इक्वल टू बी, क्या ए बी के इक्वल नहीं है? हाँ ये सही बात है, इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ पे ट्रू आ रहा है। ठीक है, ए नॉट इक्वल टू बी ट्रू, अगर वो सेम होते तो फॉल्स आता है। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रू आ रहा है। तो अब हमने रिलेशनल ऑपरेटर तो कर लिए, तो मैं अब आपको इंक्रीमेंट ऑपरेटर बताता हूँ यहाँ पे। अभी तो मैंने सीधा ही ए इज इक्वल टू ए प्लस वन कर दिया, ए की वैल्यू 10 है और बी की 2 है। ठीक है, ए की वैल्यू 10 है, अब मैंने सीधा ए इज इक्वल टू ए प्लस वन कर दिया, यानी कि ए इज इक्वल टू ए प्लस वन, यानी कि 10 प्लस वन 11 आ रहा है यहाँ पे। लेकिन हम इस इंक्रीमेंट को एक ऑपरेटर से भी कर सकते हैं, जैसे ए प्लस इज इक्वल टू वन। हमने ए इज इक्वल टू ए प्लस वन नहीं लिखा, यहाँ पे सीधा ही लिख दिया ए प्लस इज इक्वल टू वन, यानी कि इक्वल टू के आगे जो भी होगा वो ए में प्लस हो जाएगा, और आंसर हमने प्रिंट करा है 11। तो ये भी सेम ही काम कर रहा है जैसे ए इज इक्वल टू ए प्लस वन कर रहा था। तो ठीक है, जैसे हम इसको b भी लिख सकते हैं, यहाँ पे b की वैल्यू 2 है, a प्लस इज इक्वल टू बी, यानी कि a के अंदर 2 प्लस हो जाएगा और प्रिंट हो जाएगा 12। ठीक है, क्योंकि b की वैल्यू 2 थी, 10 प्लस 2 12। तो ऐसे माइनस भी कर सकते हैं, a की वैल्यू b, a में से b माइनस हो जाएगा और प्रिंट हो जाएगा। तो ठीक है, हम यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर कर रहे थे, हमने दो वेरिएबल और डिक्लेयर किए। अब रिलेशन ऑपरेटर के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर भी आ चुका है, जो है हमारा एंड। सी के अंदर फिर ट्रू या फॉल्स ही स्टोर होगा। अब एंड का ऑपरेशन तो आपको पता ही होगा, लॉजिकल एंड का, कि अगर दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी तो आंसर हमारा ट्रू आएगा, अगर एक भी फॉल्स होगी तो आंसर हमारा फॉल्स आएगा, जो ओवरऑल आंसर फॉल्स आएगा। यानी कि आंसर ट्रू लेने के लिए दोनों ट्रू होने ज़रूरी है, अगर एक भी फॉल्स होगा तो आंसर हमारा फॉल्स आएगा। तो ये देखिए, अभी ये कंडीशन दोनों ट्रू हैं, ए ग्रेटर देन बी भी है, ए ग्रेटर देन 15 भी है। तो हम इसको रन करेंगे तो ट्रू आंसर हमारे पास आएगा। हमने प्रिंट तो अभी कराया नहीं, हम इसको प्रिंट कराएंगे सी को। देखिए सी को प्रिंट कराया, आंसर हमारा ट्रू आएगा, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू थी एंड के साइड्स में। ठीक है, अब हम एक कंडीशन को फॉल्स करके देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैं 21 लिख दूंगा, ए ग्रेटर देन 21 नहीं है, क्योंकि एक कंडीशन फॉल्स हो गई तो ओवरऑल आंसर हमारा फॉल्स आएगा। इसको रन करने पर देखिए, मैं रन कर रहा हूँ, आंसर हमारा फॉल्स आएगा यहाँ पे, क्योंकि एक कंडीशन थी ए इज इक्वल टू ए ग्रेटर देन 21, वो फॉल्स थी। अब हम दोनों कंडीशन फॉल्स करेंगे तो भी फॉल्स ही आएगा, ये देखिए। ठीक है, दोनों कंडीशन फॉल्स होने पर भी फॉल्स, यानी कि दोनों ट्रू होने चाहिए तो ही ट्रू आएगा। अब हम एंड की जगह पे और करेंगे, और का भी आपको पता ही होगा लॉजिकल ऑपरेटर का, कि अगर एक भी ट्रू होगा तो आंसर हमारा ट्रू आ जाएगा, और फॉल्स होने के लिए दोनों फॉल्स होने जरूरी हैं। ठीक है, अगर एक भी ट्रू होगा तो आंसर ट्रू आएगा। देखिए, ए ग्रेटर देन बी ट्रू है, और ये फॉल्स है, ए ग्रेटर देन 21 ये फॉल्स है, लेकिन एक ट्रू है ना, इसलिए आंसर हमारा आएगा ट्रू। ठीक है, एक कंडीशन ट्रू है, एक कंडीशन फॉल्स है, लेकिन आंसर हमारा ओवरऑल ट्रू आ रहा है। अब हम दोनों को ट्रू करेंगे, फिर भी ट्रू आएगा, ये देखिए। अब हम दोनों को फॉल्स कर देते हैं, दोनों कंडीशंस को फॉल्स कर दिया तो आंसर हमारा फॉल्स आएगा। ठीक है, दोनों फॉल्स होने चाहिए फिर ही फॉल्स आएगा, एक ट्रू होगा तो आंसर हमारा ट्रू आएगा ओवरऑल, दोनों ट्रू पे भी ट्रू आएगा और एक ट्रू पे भी। अब हमने ये कंडीशन ये तो कर लिए जो रिलेशनल ऑपरेटर थे, हम अब हम इनको कंडीशंस में यूज करेंगे, जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो होती हैं इफ और एल्स। ए की वैल्यू मैंने इनपुट कराई है यूजर से, यानी कि हम इनपुट करेंगे खुद वैल्यू, इंटीजर वैल्यू इनपुट करेंगे जैसे पहले करी थी स्टार्टिंग में। एंटर अ नंबर, ए इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर। तो अगर सिंटेक्स ध्यान से देखिएगा, इफ स्पेस डालकर ए लेस देन जीरो और कॉलन। ठीक है, इफ ए लेस देन जीरो, यानी कि जब हम इनपुट देंगे वो अगर लेस देन जीरो होगा, तो उसके आगे ये देखिए, जो इसके अंदर स्टेटमेंट्स लिखनी है वो ए के नीचे होना चाहिए कर्सर, इफ के नीचे नहीं होना चाहिए। जो हमने इफ कंडीशन के अंदर स्टेटमेंट्स लिखनी है वो ए के अंदर होना चाहिए, जो पाइथन में इंटेंडेशन का खास ध्यान रखना पड़ता है। ये देखिए, ए के नीचे ही हमने करा प्रिंट नेगेटिव, इफ ए लेस देन जीरो, यानी कि ए अगर जीरो से कम होगा तो प्रिंट हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो अगर इफ, अब इफ के नीचे जो इफ है ये दूसरी कंडीशन है,
अगर इफ के अंदर इफ लिखते वो तो नेस्टेड इफ हो जाता ना। अब इफ के नीचे इफ, यानी कि ये दो अलग अलग कंडीशंस हैं, अगर ए ग्रेटर देन जीरो है तो पॉजिटिव प्रिंट होगा, नहीं तो नेगेटिव। हम नंबर इनपुट देंगे यहाँ पे, ये देखिए नंबर हमने दिया -1 तो प्रिंट हो रहा है नेगेटिव क्योंकि वो लेस देन जीरो है। अब हम नंबर देंगे 1 तो आ रहा है पॉजिटिव। जब -1 दिया था पहली इफ कंडीशन वर्क कर रहा था, अब जब 1 दिया तो दूसरा इफ कंडीशन वर्क कर रहा था, ठीक है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हुई, यानी कि इफ के बाद ट्रू हुआ, ट्रू कंडीशन हुई तो वो इफ के अंदर जो भी कोड है वो उसको रन कर देगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं बताता हूँ एक नेस्टेड इफ के बारे में बताता हूँ। इफ के अंदर इफ हम यूज कर सकते हैं, जैसे पहली कंडीशन तो ठीक, ए ग्रेटर देन जीरो, अगर नंबर पॉजिटिव है तो उसके अंदर क्या होगा, पॉजिटिव है तो ठीक है प्रिंट हो जाएगा पॉजिटिव। तो अगर वो नंबर पॉजिटिव है और दूसरी कंडीशन उसके इफ के अंदर ही लगा दी, यानी कि ए के नीचे हमने लिखा तो इफ के अंदर इफ लगाया, तो इफ ए ग्रेटर देन 50 है तो प्रिंट हो जाएगा ग्रेटर देन 50। अगर नंबर पॉजिटिव है ठीक है, तो अगर नंबर 50 से भी ग्रेटर है तो प्रिंट हो जाएगा ग्रेटर देन 50। अब जो उसके अंदर इफ लगाया था उसके इफ के नीचे ही हमने एल्स लगाया, यानी कि जो अंदर वाले इफ एल्स हैं वो आपस एक दूसरे के लिए हैं, जो एक दूसरे के नीचे हैं वो एक दूसरे के लिए हैं इफ एल्स। ये देखिए अगर वो ग्रेटर देन 50 है, ए ग्रेटर देन 50 तो प्रिंट हो जाएगा ग्रेटर देन 50, एल्स अगर नहीं है तो एल्स प्रिंट हो जाएगा नॉट ग्रेटर देन 50। ये देखिए ये आउटर इफ था और ये इनर इफ और एल्स हैं। पहली कंडीशन के अगर पॉजिटिव है नंबर तो ही ये अंदर वाले इफ एल्स वर्क करेंगे, या इफ करेगा या एल्स करेगा वर्क, ठीक है। अगर नंबर पॉजिटिव हुआ तो, अगर नंबर पॉजिटिव हुआ ही नहीं तो हम इफ तो पहले इफ के ठीक नीचे एल्स लगा देंगे कि अगर नंबर पॉजिटिव हुआ ही नहीं, ए ग्रेटर देन जीरो हुआ ही नहीं तो क्या होगा, तो एल्स प्रिंट हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो ये जो दो इफ एल्स हैं वो पहली कंडीशन के अंदर आ रहे हैं, अगर नंबर पॉजिटिव होगा तो ही इन दोनों में से एक वर्क करेगा, ठीक है। तो चलिए मैं रन करके अभी बताऊंगा आपको। ये देखिए मैं रन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे नंबर दिया, मैंने पॉजिटिव नंबर दिया लेकिन नॉट ग्रेटर देन 50, तो यहाँ पे आ रहा है पॉजिटिव नंबर। पहली इफ कंडीशन वर्क करी है यहाँ पे, जो सबसे पहली इफ कंडीशन थी वो तो प्रिंट हो रहा है पॉजिटिव, लेकिन वो ग्रेटर देन 50 नहीं है, तो इसलिए ग्रेटर देन 50 प्रिंट नहीं हुआ, जबकि एल्स वर्क किया हमारा यहाँ पे, इफ के अंदर इफ नहीं किया, एल्स वर्क किया नॉट ग्रेटर देन 50। अब मैं दूसरा नंबर दूंगा वो 50 से ग्रेटर दूंगा, मैंने दिया 55, तो देखिए पहली कंडीशन ट्रू हो रही है इसलिए आ रहा पॉजिटिव। अब दूसरा इफ जो अंदर है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, वो सेटिस्फाई हो रहा है और ग्रेटर देन 50 इसलिए 50 आ रहा था। अब मैं नेगेटिव नंबर दे रहा हूँ यहाँ पे, तो ये पहली कंडीशन वर्क ही नहीं करी, एक ग्रेटर देन जीरो वाली, सीधा हमारा जो लास्ट में एल्स था वो वर्क कर रहा है यहाँ पे। तो चलिए अब आगे मैं देखिए आपको बताता हूँ। मैंने पहले नंबर इनपुट कराया है, उससे कहा है यूज़र को कि 0 से 10 के बीच में कोई नंबर इनपुट करें। तो अगर वो नंबर लेस देन जीरो है तो हम प्रिंट करा देंगे नंबर इज बिलो द रेंज, क्योंकि हमने 0 से 10 तक ही मांगा है। और उसके बाद देखिए एलिफ, एलिफ का मतलब है एल्सिफ। तो आप सिंटेक्स ध्यान से देख लिया और इंटेंडेशन ध्यान रखिए कि कितनी स्पेसेस के बाद आपने लिखना है प्रिंट, जैसे ए के नीचे लिखना है इफ के अंदर। एलिफ का मतलब है एल्फ इज एल्स इफ, तो पाइथन में एल्स इफ की जगह पे हम सीधा ही एलिफ यूज करते हैं। एलिफ ए ग्रेटर देन 10, अगर ए 10 से भी ग्रेटर है तो प्रिंट हो जाएगा नंबर इज अबव रेंज, ठीक है। अगर 0 से कम है बिलो रेंज, बट 10 से ज़्यादा है तो अबव रेंज। तो और एलिफ के बाद हम एल्स भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर वो 0 से कम नहीं है और 10 से ग्रेटर भी नहीं है तो बचता क्या है, बचता यही है ना कि वो 0 के 10 से बीच ही हो, तो हमने प्रिंट करा दिया नंबर इज इन करेक्ट रेंज, ठीक है। अगर वो लेस देन 0 होगा तो प्रिंट हो जाएगा बिलो रेंज। एल इफ, यानी कि हमने यहाँ पे दो कंडीशंस लगा दी और बाकी सारा एल्स में डाल दिया, कि दो कंडीशन हमने चेक करनी है, अगर बाकी कुछ भी हो तो एल्स वाला चल जाए, ठीक है। एल्स के अंदर जो भी कोड है, तो रन करते हैं यहाँ पे। तो देखिए मैंने नंबर मांगा, एंटर नंबर बिटवीन 0 एंड 10, लेकिन हम नंबर दे रहे हैं यहाँ पे 9। यस, नंबर इज इन करेक्ट रेंज, यानी कि जो लास्ट वाला एल्स है वो ही वर्क कर रहा है। अब हम नंबर देंगे 11, नंबर इज अबव रेंज क्योंकि वो 10 से ज़्यादा है। अब फिर से नंबर देंगे, हमने दिया -7, तो नंबर इज बिलो रेंज, ठीक है। देखिए कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो वर्क कर रहा है। तो अब हम लूप से आते हैं, तो सबसे पहले लूप जो है हमारे पास वो है वाइल लूप। तो उसके लिए सिंटैक्स देख लीजिए, वाइल, पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, तो वाइल के बाद ट्रू होना चाहिए, तो ही वो वाइल के अंदर जो भी है, जब तक ट्रू होगा वाइल के आगे, कैपिटल टी से ट्रू, यहाँ पे जब तक वाइल के आगे ट्रू कंडीशन होगी या ट्रू वैल्यू होगी तो वो लूप को रन करता ही रहेगा, आइटरेट करता ही रहेगा। देखिए वाइल ट्रू, और उसके अंदर ट्रू के नीचे हमने लिख दिया प्रिंट। तो देखिए यहाँ पे 10 जो है वो प्रिंट हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, क्योंकि वाइल के आगे हमेशा ट्रू ही रह रहा है और इसको कोई फॉल्स नहीं कर रहा।
तो ये चली जा रहा है और प्रिंट हो ही जा रहा है। अब हम कोई यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे जो थोड़े टाइम बाद ट्रू से फॉल्स हो जाएगी, तो हमारी लूप काम करना बंद कर देगी। हमने ए की वैल्यू 0 कर दी। अब हमने कंडीशन लगाई इफ़ ए लेस देन 11, जब तक ए की वैल्यू जो है वो 11 से कम है तब तक वो प्रिंट कराएगा और ए के अंदर एक प्लस कर देगा। ए इज इक्वल टू ए प्लस वन, या फिर आप लिख सकते हैं ए प्लस इज इक्वल टू वन। ठीक है, जब तक ए की वैल्यू 11 से कम हो गई उसको प्रिंट कराता जाएगा और उसमें एक ऐड करता जाएगा। ए की वैल्यू 0 से 1 होगी, 1 से 2 होगी, तब तक चलती रहेगी लूप जब तक वो 11 नहीं हो जाता। 11 की ये देखिए यहाँ पे काउंटिंग प्रिंट हो रही है 0 से लेकर, पहले 0 थी तो वो 11 से कम था 0, इसलिए प्रिंट हो गया और एक ऐड हो गया ए में। अब ए की वैल्यू 1 हो गई, वो भी 11 से कम है, तो ऐसे ही ऐड होता जाएगा और तब तक प्रिंट होता जाएगा जब तक उसकी वैल्यू 11 से, जब तक उसकी वैल्यू 11 से कम है। यहाँ पे हम इंक्रीमेंट 2 का भी दे सकते हैं, लेकिन वो रन तभी तक करेगा जब तक 11 से कम है ए की वैल्यू। ठीक है, लूप तब तक ही काम करेगी जब तक 11 से कम है ए की वैल्यू, 10 पे आके वो ब्रेक हो रही है। ठीक है, तो दूसरी लूप जो है हमारे पास वो है फॉर लूप। उसके लिए फॉर ए इन रेंज, ये देखिए आप सिंटेक्स देख लीजिए इस लूप का। फॉर ए की जगह पे आप कुछ भी रख सकते हैं। फॉर ए इन रेंज, इसके अंदर हम रेंज बता देंगे कि कहाँ से लेके कहाँ तक आपको लूप आइटरेट करनी है। हमने 0 से लेके 10 बता दिया यहाँ पे, और उसके बाद कॉलन, और नीचे सिर्फ ए के ठीक नीचे हम उसके स्टेटमेंट्स देंगे। प्रिंट ए, ये देखिए यहाँ ए की वैल्यूज प्रिंट हो रही है यहाँ पे सीधा। जो रेंज थी हमारी 0 से लेकर 9 तक, लेकिन आपने नोटिस किया यहाँ पे हमने रेंज दी थी 0 से 10, लेकिन यहाँ पे 0 से 9 ही प्रिंट हो रही है। ये ऐसे ही काम करती है लूप, जो हमने रेंज देते हैं उससे एक कम तक वर्क करती है। देखिए मैंने दिया 1 से 10 तक रेंज कर दी। अब ये यहाँ देखिए 1 से 9 तक ही प्रिंट हो रहा है। ये फोर लूप ऐसे ही काम करती है। आप पाइथन में आपको अगर 10 तक प्रिंट कराना है तो रेंज 1 से 11 देनी होगी, क्योंकि वो एक कम वर्क करती है। ठीक है, तो हम इंक्रीमेंट 2 का भी दे सकते हैं। रेंज के बाद हम कॉमा डालकर इंक्रीमेंट दे सकते हैं 2। ये देखिए यहाँ पे 2 का जंप लग रहा है, 1 3 5 7 9, बाय डिफॉल्ट 1 का लग रहा था। तो अब मैं आपको बताता हूँ एक नेस्टेड लूप के बारे में। नेस्टेड लूप फॉर के अंदर हम दूसरी फॉर लूप लगाएंगे। पहली फॉर आई इन रेंज हमने 0 से 6 लगाई। ठीक है, अब हम इसके अंदर ही दूसरी लूप लगाएंगे, यानी कि आई के ठीक नीचे दूसरी लूप लगाई, जे 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 वाली लूप। फॉर जे इन रेंज 0 से 6 हमने दो लूप्स एक दूसरे के अंदर लगाई हैं। दूसरी लूप एक पहली के अंदर लगाई है और हमने प्रिंट करा दी है आई और जे की वैल्यू। तो इससे आपको पता चलेगा कि ये कैसे काम करती है नेस्टेड लूप। पहले आई वाली लूप चलेगी। ये देखिए यहाँ पे वैल्यूज आ रही हैं, वैल्यू से आपको पता हो रहा लग जाएगा कि क्या हो रहा है। पहले देखिए पहले 6 केसेस में आई की वैल्यू 0 ही रह रही है, यानी कि आई की सिर्फ एक ही आइट्रेशन हुई है और उसके अंदर जे की 6 आइट्रेशन हो चुकी हैं। अब आई की वैल्यू 0 थी, उसके बाद आई की वैल्यू 1 होगी और 6 आइट्रेशन तक, जे की 6 आइट्रेशन तक आई की वैल्यू 1 ही रहेंगी। ठीक है, आपको यहाँ से समझ आ चुका होगा कि ये कैसे काम करती है नेस्टेड लूप। जो पहली बार वाली लूप थी आई वाली, उसकी एक आइट्रेशन में जे की 6 आइट्रेशन होती हैं। अब दूसरी आई वाली लूप के आइट्रेशन में जे वाली की दोबारा से 6 आइट्रेशन होती हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स। देखिए मैंने यहाँ पे लूप फॉर आई इन रेंज 0 से 10 हमने यहाँ पे ली है, और कॉलन के बाद आई के ठीक नीचे प्रिंट करा दी है आई की वैल्यू, जो हमने पहले भी की थी। लेकिन हम आई को प्रिंट कराने से पहले एक कंडीशन लगा देंगे, इफ़ आई डबल इक्वल टू 5, यानी कि जब आई 5 के इक्वल हो जाएगा, कॉलन के नीचे आई के नीचे ब्रेक कर दिया हमने, यानी कि आई की वैल्यू जब 5 हो जाएगी तो वो लूप को ब्रेक करा देगा। ये देखिए मैं रन करके बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमने रेंज तो दी थी 0 से 10, लेकिन यहाँ पे प्रिंट हो रहा है सिर्फ 4 तक वैल्यू। आई की वैल्यू अभी 5 है, लेकिन हमने प्रिंट कराने से पहले ही ब्रेक कर दिया, इसलिए वो प्रिंट नहीं हुई। हम इसको हटाकर प्रिंट के नीचे कर देंगे, तो पहले प्रिंट होगी 5 और उसके बाद लूप ब्रेक हो जाएगी। अब 5 भी प्रिंट होगा यहाँ पे। जैसे 0 1 2 3 4 5 तक प्रिंट हुआ और जैसे ही 5 आया और वो लूप हमारी ब्रेक हो गई। लेकिन हम इसको अभी ऊपर ही रखेंगे और ब्रेक की जगह पे कंटिन्यू का वर्क मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे कंटिन्यू लगाया तो देखिए लूप तो हमारी 0 से लेकर 10 तक ही से चली है, यानी कि एक कम चलती है, रेंज से 9 तक चली है, लेकिन 5 पे रुकी लूप। जैसे ही 5 आया तो वहाँ पे रुकी लूप और 5 को छोड़कर उसकी नेक्स्ट आइट्रेशन शुरू कर दी। देखिए यहाँ पे 4 के बाद सीधा ही 6 आ रहा है, क्योंकि हमने 5 पे लूप को रोका था और उसको छोड़कर उसके आगे वाली आइट्रेशन को शुरू कर दिया था 4 के बाद सीधा ही 6। तो अब मैं पाइथन के बहुत ही ज़रूरी कंसेप्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, जो है लिस्ट। तो लिस्ट डिक्लेयर करने के लिए हम उसका कुछ भी नाम रख सकते हैं। लिस्ट इज इक्वल टू और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम एलिमेंट्स देंगे लिस्ट के अंदर।
ये देखिए इसके अंदर हम हेट्रोजीनियस डेटा भी दे सकते हैं, इंटीजर या स्ट्रिंग्स भी दे सकते हैं। स्ट्रिंग्स के लिए हम डबल कॉमास के अंदर स्ट्रिंग देंगे और कॉमा डालकर नेक्स्ट एलिमेंट देंगे आई एम, और साथ ही में इसमें आप इंटीजर भी दे सकते हैं, हेट्रोजीनियस डाटा दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि होमोजीनियस हो। ये नहीं कि सारे इंटीजर होने चाहिए, सारे स्ट्रिंग होने चाहिए, आप हेट्रोजीनियस डाटा भी दे सकते हैं। ये देखिए यहाँ आई एम 20 years old, 20 जो है वो इंटीजर है, मैं इसको स्ट्रिंग भी बना सकता हूँ कॉमास के अंदर डालकर, लेकिन बाद में हम इस पर जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स परफॉर्म नहीं कर पाएंगे स्ट्रिंग के ऊपर, इसलिए हमने इसे इंटीजर ही रहने दिया। 20 कॉमास के बिना ये इंटीजर है। तो अगर मैं इसको एज इट इज प्रिंट करवाऊंगा, प्रिंट लिस्ट, तो ये रन करने के बाद देखिए एज इट इज प्रिंट हो गई, ब्रैकेट और कॉमास के साथ ही प्रिंट हो चुकी है यहाँ पे। लेकिन हम इसकी अलग अलग वैल्यू को एक्सेस करेंगे, आई एम 20 years old अलग अलग, तो उसके लिए इंडेक्सिंग हम देंगे। लिस्ट के अंदर हमने जीरो दिया, इसका मतलब क्या है, लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जीरो दिया, इसके मतलब क्या है कि जो लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स हैं उसको नंबरिंग दी हुई है, यानी कि इंडेक्सिंग दी हुआ है। आई की जो इंडेक्सिंग है वो जीरो है, एम की 1, 20 की 2, और ऐसे ही 3 और 4। इसलिए जो लिस्ट के अंदर जीरोथ एलिमेंट है, यानी कि जो पहला एलिमेंट है वो है आई, नंबरिंग आई से शुरू होती, जीरो से शुरू होती है, इसलिए आई प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं 2 लगा दूंगा तो जीरो, ये देखिए 20 प्रिंट हो रहा है, यहाँ इसकी जीरो थी, 0 1 2, जो 2 इंडेक्सिंग थी वो 20 एलिमेंट की थी, तो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है 20। तो इसको मैं सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे लूप भी लगा सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि हम एक रेंज भी दे सकते हैं प्रिंट कराने के लिए। हमने जीरो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 0:3, यानी कि 0 से लेकर हम 3 तक एलिमेंट्स को प्रिंट कराएंगे, यानी कि 3 एलिमेंट्स को प्रिंट कराएंगे। तो इसको रन करने के, इसको प्रिंट कराते हैं पहले। देखिए प्रिंट कराया मैंने, 0 से लेकर 3 तक, देखते हैं क्या प्रिंट होता है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे प्रिंट हो रहा है आई एम 20, यानी 0 1 2, 0 1 2 इंडेक्सिंग तक ही प्रिंट हो रहा है, क्योंकि रेंज से एक कम काम करता है जैसे फॉर लूप में करता था। तो वैसे ही मैं एक इसको सारे एलिमेंट्स के साथ करने के फ्लो, फॉर आई इन रेंज 0। अब देखिए लिस्ट जो तो है वो तो एक बहुत छोटी है, इसका लेंथ तो हमें पता है, लेकिन अगर लिस्ट बहुत बड़ी हो तो उसकी लेंथ हमें नहीं पता हो, तो हम सीधा ये फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, len, यानी कि लेंथ ऑफ, और उसके अंदर हम लिस्ट का नाम देंगे जो हमने डिक्लेयर कर दी थी ऊपर, 0 से लेकर लेंथ लिस्ट और कॉलन। ऐसा करने से जितनी भी लेंथ होगी लिस्ट की वहां तक लूप चलेगी और हम उसके एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो प्रिंट, प्रिंट के अंदर लिस्ट आई नहीं, आई प्रिंट कराएंगे तो हम सीधा नंबर ही प्रिंट हो जाएंगे। देखिए 0 1 2 3 है आई की वैल्यू। अब हम इसको इस लिस्ट के अंदर इंडेक्सिंग के अंदर आई दे देंगे, यानी कि आई की वैल्यू 0 1 2 3, इसके लिए लिस्ट 0 1 2 3 सारे एलिमेंट्स जो हैं प्रिंट हो जाएंगे जहां तक भी लिस्ट की लेंथ है। ये देखिए यहाँ पे अलग अलग प्रिंट हो रहे हैं, आई एम 20 years old। ठीक है, जो 20 है वो इंटीजर है, तो इंटीजर के ऊपर हम ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे लिस्ट 2 इंडेक्स, जो भी लिस्ट के अंदर 2 इंडेक्स पर है उसके अंदर 2 प्लस कर दिया हमने, क्योंकि वो इंटीजर है। तो ये देखिए आई एम 20 years old आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि 20 एक इंटीजर है, उसके अंदर हम 2 प्लस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने 2 प्लस कर दिया यहाँ पे। तो अब मैं आपको बताऊंगा, इसको एक दूसरा तरीका है इसको प्रिंट कराने का सारे एलिमेंट्स को, फॉर एलिमेंट, एलिमेंट की जगह पे आप कोई भी नाम रख सकते हैं, फॉर एलिमेंट इन लिस्ट। ये देखिए काफी सिंपल तरीका है ये, फॉर एलिमेंट इन लिस्ट प्रिंट एलिमेंट। ऐसा होगा क्या कि जितने भी एलिमेंट्स हैं इस लिस्ट में, देखिए इस लिस्ट में जितने भी एलिमेंट है वो इस लिस्ट में जितने भी एलिमेंट वो एक एक करके एलिमेंट नाम के वेरिएबल में जाएंगे और वो एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। अब दूसरा एलिमेंट एलिमेंट नाम के वेरिएबल में जाएगा, वो भी प्रिंट हो जाएगा जैसे पहले काम कर रहा था, लेकिन हमने इसको फॉर लूप को फॉर एलिमेंट इन लिस्ट कर दिया, सीधा ही लिस्ट का नाम देकर। ठीक है, जितने भी एलिमेंट होंगे वो प्रिंट हो जाएंगे। तो अब हम इसकी इंडेक्सिंग पीछे से भी शुरू कर सकते हैं, जैसे प्रिंट -1 किया तो लास्ट वाला एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा, ये देखिए ओल्ड। अब -2 किया तो सेकंड लास्ट प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। पीछे से इंडेक्सिंग 1 से शुरू होती है, -1 -2 से, शुरू से 0 से होती थी ना, पीछे से -1 -2 से ही होती है। तो हम इसमें से लिस्ट में से कोई नंबर अपडेट भी कर सकते हैं या रिप्लेस भी कर सकते हैं, जैसे लिस्ट के अंदर जो भी सेकंड इंडेक्स पे नंबर है यानी कि 20, उसकी वैल्यू हमने 22 कर दी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे प्रिंट हो रहा है 20 की जगह पे 22 प्रिंट हो रहा है, क्योंकि हमने इसको रिप्लेस कर दिया। या हम कोई एलिमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे डेल लिस्ट, जो भी सेकंड इंडेक्स पे लिस्ट के अंदर था वो डिलीट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आई एम 20 जो है 20 डिलीट हो चुका है यहाँ पे।
ठीक है। और लिस्ट के बहुत सारे और भी फंक्शंस है, वो इस वीडियो में बताने का टाइम नहीं है। अगर उस पर आपको अलग से वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ डिक्शनरी, पाइथन की डिक्शनरी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पाइथन का। उसका हम डिक्लेयर करेंगे डिक्शनरी, कोई भी नाम रखकर। करली ब्रैकेट्स हम यहाँ पे यूज करेंगे। लिस्ट के लिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज की थी, और डिक्शनरी के लिए करली ब्रैकेट्स यूज करेंगे। इसके अंदर हम की और वैल्यू के पेयर देंगे। जैसे डिक्शनरी के अंदर वर्ड और मीनिंग का पेयर होता है ना, ऐसे ही हम डिक्शनरी में की और वैल्यू का पेयर देंगे। जैसे मैंने की का नाम रख दिया यहाँ पे 1। अब इसकी वैल्यू देने के लिए कोलन डालकर हम उसकी वैल्यू दे सकते हैं कुछ भी। कोलन डालकर हमने वैल्यू दे दी स्ट्रिंग। जो इसकी की है वो इंटीजर टाइप की है, और जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग टाइप की है। हम कोई भी टाइप का की रख सकते हैं और कोई भी टाइप की वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे। अब ये तो एक पहला पेयर हो गया। दूसरा पेयर देने के लिए कॉमा डालकर पहले की वैल्यू देंगे 2 TWO। हमने यहाँ पे की जो है वो स्ट्रिंग टाइप दी, और जो वैल्यू है वो इंटीजर टाइप दी। अब यहाँ 3 और 3 का पेयर जो है, इसमें दोनों की और वैल्यू इंटीजर टाइप की हैं। ये देखिए, ये पहला पेयर है, ये दूसरा पेयर की और वैल्यू का, ये तीसरा पेयर की और वैल्यू का। अब चौथा पेयर जो है वो हम की और वैल्यू दोनों स्ट्रिंग टाइप देंगे। 4 कोलन 4। ठीक है, ये देखिए पेयर बन चुके हैं, 4 पेयर हैं यहाँ पे। और हम ऐसे ही अगर प्रिंट कराएंगे डिक्शनरी को, तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी ब्रैकेट्स और कॉमास के साथ। लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए, हम इसकी भी इंडेक्सिंग करेंगे सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट के साथ ही। इसके अंदर हम की इंडेक्सिंग के लिए की देंगे, और उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी खुद ब खुद। देखिए मैं की दे रहा हूँ यहाँ पे 1। पहला जो पेयर था 1, 1 जो इंटीजर टाइप का वो की है, इसकी वैल्यू होगी ONE1। ये देखिए यहाँ पे नीचे 1 मैं इंटीजर दे रहा हूँ, और उसकी वैल्यू प्रिंट हो रही है ONE1। तो मैं अगर दूसरा पेयर दूंगा, दूसरी की दूंगा, वो सी इंटीजर स्ट्रिंग फॉर्म में 2 TWO2। ये की है TWO, और उसकी वैल्यू है 2 इंटीजर 2, वो नीचे प्रिंट हो रही है। और ऐसे ही मैं 3 भी दे सकता हूँ, यहाँ पे इंटीजर टाइप 3 दूंगा, तो इंटीजर टाइप 3 की वैल्यू, जो वैल्यू है 3 की, वो प्रिंट हो जाएगी। अब जो फोर्थ है, जब मैं की दूंगा 4, तो उसकी वैल्यू भी इंटीजर टाइप स्ट्रिंग टाइप ही है 4, वो प्रिंट हो रही है यहाँ पे। ये देखिए, ये जो की है 1 रखी हमने, हम सेम नाम के दो की नहीं रख सकते। हमें एक की जो रख दी, जैसे 1 और 2 कुछ भी की का नाम रख दिया, उसको दूसरा पेयर नहीं बना सकते सेम की के यूज करके। ठीक है, जैसे 1 और 1 का पेयर है, हम सेम की यूज नहीं कर सकते कोई और वैल्यू देने के लिए। हमें अगर कोई और पेयर करना है, ऐड करना है, तो अलग से की का नाम रखना पड़ेगा, हम सेम नाम नहीं रख सकते। तो ऐसे डिक्शनरी के भी काफ़ी सारे फंक्शंस है, वो भी मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बता दिए कि अलग से वीडियो बना दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी आपको ये वीडियो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की अलग से वीडियो चाहिए तो अभी कमेंट करके जरूर बताइएगा।